नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 31 जुलाई 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन दी है मॉब लिंचिंग के ऊपर, जो कि आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 और इवन ऐसे में आप इसको कोट कर सकते हो। सेकंड टॉपिक हमारा भीमा कोरेगांव केस से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेल ग्रांट की है, कुछ जो एक्टिविस्ट थे उनको अंदर किया गया था। थर्ड टॉपिक हमारा ह्यूमैनिटीज़ की रिलीवेंस पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके जीएस 4 और एसए से रिलेटेड है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम मॉब लिंचिंग की कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि मॉब लिंचिंग होती क्या है। मॉब लिंचिंग एक इस टाइप का एक्ट है जिसमें टारगेटेड वायलेंस किया जाता है ग्रुप ऑफ द पीपल, चाहे ग्रुप ऑफ द पीपल कोई मार्जिनलाइज सेक्शन हो या कोई माइनॉरिटी हो, उनके अगेंस्ट में अगर कोई एक मॉब, बहुत सारी भीड़ अगर उन पर अटैक करती है तो उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसमें चाहे ह्यूमन बॉडी हो, प्रॉपर्टी हो, कोई पब्लिक की प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर हमने थोड़े दिन पहले देखा कि काफ़ी स्टेट में, जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इवन मणिपुर में कितनी प्रॉपर्टीज़ को, ह्यूमन बॉडीज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है मॉब के द्वारा। और इसमें पर्पज़ क्या होता है कि जो मॉब होती है वो सोचती है कि वो अपने आप में एक जस्टिस कर रही है। जो विक्टिम है, विक्टिम ने कोई गलत काम किया, चाहे वो इलीगल नहीं किया हो, कोई भी गलत काम उनके हिसाब से, कोई काऊ के स्लोटरिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई और एक्ट जो उनके पार्टिकुलर रिलीजन में नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी काम करते हैं तो उसको पनिश करते हैं कि हमने इसको जस्टिस इंश्योर कर दिया। अब इसके कारण क्या है, कोजेज़ क्या हो सकते हैं? मल्टीपल कोजेज़ है मॉब लिंचिंग के, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनटॉलरेंस की, कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस हो गया। इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, कि चाहे रिलीजियस डिफरेंस हो, इथनिसिटी के डिफरेंस हो सकते हैं, और लोग अपने हाथ में लेते हैं और उसके कारण दूसरे को पनिश कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, बायसनेस, क्योंकि मॉब लिंचिंग में क्या हो रहा है, भीड़ एक इंडिविजुअल को किल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है बायसनेस हो। बायसनेस किस पे होगा? वेरियस आइडेंटिटीज़ पे, कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। और मॉब लिंचिंग अपने आप में एक ऐसा हेट क्राइम है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये किसके कारण? बायस और जो प्रीजुडाइज, पहले से ही हमने सोच लिया कि ये वाली कम्युनिटी इस टाइप की है और उसके अगेंस्ट में कोई एक्ट करते हैं, क्लास ऑफ द पीपल, तो उसके कारण ये होता है। फोर्थ क्या होता है, राइज ऑफ काऊ विजिलेंटे। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, काऊ विजिलेंटे। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने आप को सोचते हैं कि गाय की प्रोटेक्शन करना इनका खुद का धर्म है, और उसके नाम पे बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग के केसेस होते रहते हैं अगेंस्ट द पार्टिकुलर कम्युनिटी। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस। जैसे कि आप देख सकते हो कि जुडिशरी में 85% केसेस तो हमारे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, और बचे हुए 15% सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसके कारण क्या सोचते हैं लोग कि इंस्टेंट जस्टिस, क्योंकि जस्टिस सिस्टम तो इनसे हो नहीं पाएगा। किसी ने एक्चुअल क्राइम भी किया तो उसको बहुत टाइम लगता है लोगों को, विक्टिम को जस्टिस मिलने में। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये स्पीडी जस्टिस करते हैं, बट ये बहुत ही हॉरेंडस क्राइम है। नेक्स्ट क्या होता है? इनएफिशिएंसी ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस का लगाव या लॉ एंड ऑर्डर की, ये अपने आप में एक कमी दिखाती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं चल रहा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस भी लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और उसके कारण लोगों में हेट क्राइम बढ़ता है, जिसके कारण कोई फेक न्यूज़, जैसे व्हाट्सएप के कारण बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको सच मान लिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई। अब इसके डिफरेंट टाइप भी है मॉब लिंचिंग के। टाइप्स ऑफ मॉब लिंचिंग अगर बात करेंगे तो कम्युनल बेस्ड हो सकता है, कि पार्टिकुलर रिलीजन पे, इथनिसिटी पे, कास्ट पे। सेकंड है विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट क्या होता है कि एक टाइप का, एक पुराने टाइप की ये सुपरस्टिशियस है कि किसी में भूत हो गया, या इस टाइप का कि विच हंटिंग टाइप में करते हैं, तो ये भी हो गया। एक ओनर किलिंग, बहुत ज़्यादा ये फेमस रहती है। खप पंचायत आपने न्यूज़ में सुना होगा, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में। वहाँ पे ओनर के नाम पे किलिंग होती है, स्पेशली गर्ल की। अगर उसने सेम कास्ट में, सेम गोत्रा में अगर मैरिज कर ली, सेम कास्ट में तो होती है, सेम गोत्रा में, या अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, तो उसको ओनर किलिंग की जाती है। नेक्स्ट आ गया कि बोवाइन रिलेटेड, जो कि काऊ विजिलेंटे की हमने बात की, उसके नाम पे कई बार होती है। सस्पिशन ऑफ द चाइल्ड लिफ्टिंग। ये चाइल्ड लिफ्टिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला बहुत ज़्यादा चला था ड्यूरिंग द कोविड-19। थेफ्ट के केसेस में भी अगर एक झूठी खबर फैला दी जाएगी, फलाने लोगों ने यहाँ पे चोरी की है, तो उसके बेसिस पे भी है। तो डिफरेंट टाइप की मॉब लिंचिंग है, मॉब के द्वारा लोगों को मार दिया जाना, एक बहुत ही हॉरेंडस। अब इसको अगेंस्ट में आप क्या पॉइंट ले सकते हो? सबसे पहले तो ये हमारे राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में लिखा ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका वायलेट करता है कि हर एक ह्यूमन को अपनी डिग्निटी के हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट में भी लिखा हुआ है। सेकंड क्या है? ये राइट टू इक्वलिटी,
राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 में है, तो उसको भी वायलेट करता है, क्योंकि हर आदमी को जीने का अधिकार है। और प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ये हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी लॉ ऑफ लैंड में नहीं लिखा कि आप किसी को पनिश कर सकते हो। थर्ड क्या होता है, इंडियन पेनल कोड, जिसमें पेनल प्रोविज़न होते हैं, कोई गलती करता है तो उसको कैसे पनिश किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट के पास होगा, उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगी, देन उसको पनिश किया जाता है। लेकिन ये उसको वायलेट करता है। अब करना क्या चाहिए, सरकार को स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे एक तहसीन पुणे वाला केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइन बताई थी, प्रिवेंटिव मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स, कि कैसे लिंचिंग और मॉब लिंचिंग से डील किया जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला ये हॉरेंडस एक्ट है, मतलब हमारी डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसके लिए और क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश करने चाहिए, ताकि स्पीडी जस्टिस हो, लोगों को ऐसा ना लगे कि जस्टिस डिले हो रहा है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये वाली परसेप्शन नहीं जानी चाहिए। स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि वो मॉब लिंचिंग को बचा सकें और टाइमली कोई एक्शन ले सकें। विक्टिम को कंपनसेशन देने की ज़रूरत है। जब भी कोई विक्टिम होता है, अगर उसको जस्टिस इंश्योर करना है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि और फोर्थ क्या कर सकते हैं हम, सोसाइटी में जो वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन हो रहा है उनको इनकलकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज ये मॉब लिंचिंग के केस बढ़ते रहेंगे। अब चलते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। इस आर्टिकल में क्या हो रहा है, रेप ऑन द नक्कल्स। रेप ऑन द नक्कल्स क्या क्या मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई है। तो मेनली स्टेट्स को और सेंटर को अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है कि मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है। ये आपके जीएस पेपर 2 and 3 और इवन 4 में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, और ऐसे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इनको याद दिलाया कि आपका कंसिस्टेंट फेलियर हो रहा है। कंसिस्टेंट फेलियर किस में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। क्योंकि एक्ट ऑफ द लिंचिंग, चाहे मॉब लिंचिंग हो, मॉब के द्वारा वायलेंस हो अगेंस्ट द मुस्लिम हो, या किसी और भी मार्जिनलाइज सेक्शन, चाहे दलित के अगेंस्ट में हो, चाहे कावी विजिलेंट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। थोड़े दिन पहले मोनू मानेसर के अगेंस्ट में काफ़ी एलिगेशन लगे थे, जिसमें एक जीप में आग लगा दी गई, बट उसको फिर प्रूव नहीं हो पाया। और उस चीज़ को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वही बताया कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अच्छे स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपका फेलियर दर्शाता है कि आप मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी एक पेटिशन डाली थी नेशनल फेडरेशन ऑफ द इंडियन वीमेन, उसने हाईलाइट किया था कि इनका फेलियर है। और कोर्ट ने काफ़ी लोगों से पूछा है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्यों, क्योंकि एमएचए जो होम मिनिस्ट्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उससे पूछा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, उड़ीसा से, राजस्थान से, मैक्सिमम स्टेट से, हरियाणा से। उनसे बोला है कि आप इसका रिस्पॉन्ड दीजिए कि इतनी मॉब लिंचिंग काऊ विजिलेंटे के नाम पे क्यों हो रही है। क्योंकि 2018 में जो मैंने कोर्ट केस आपको बताया ना, तहसीन पुणे वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये स्टेट की सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है, मतलब बहुत ही प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करे। और ये इनका ऑब्लिगेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका फ़र्ज बनता है कि विजिलेंटिज्म, जितना विजिलेंटे मतलब काऊ विजिलेंटे हो गया किसी और रिलीजन के नाम पे जो चीज़ हो रही है उनको प्रिवेंट किया जाए। और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे उसको रोकने के लिए एक नोडल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनाया जाएगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। उसमें पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, ब्लॉक को और गाँव को आइडेंटिफाई करने में बताया था कि जहाँ पे लिंचिंग के केसेस ज़्यादा होते हैं या हो सकते हैं फ्यूचर में। और उसमें पुलिस की इंटेलिजेंस, जैसे इंटेलिजेंस के लिए पुलिस के पास स्टेट इंटेलिजेंस होती है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, उनको यूज़ करने पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इन सब इंसिडेंट को रोका जाए। और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, नियर बाई स्टेट्स हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जाए। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी, जितनी भी एजेंसी, सबके साथ मिलके इन चीज़ों को रोका जाए। और उनको बताया था कि इनकी हेल्प की जाएगी होम मिनिस्ट्री के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले तो उनको क्या करना है कि जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके ऑफिसर को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और पब्लिक में एक वार्निंग हो कि अगर कोई भी मॉब लिंचिंग करेगा या विजिलेंटे करेगा तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। उनको पिनल प्रोविज़न जो हमारे आईपीसी सीआरपीसी में हैं, संविधान में लिखे हैं, उनके बारे में लोगों को भी जागरूकता की जाए और पुलिस ऑफिसर को वार्निंग दी जाए, अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपको ही पनिशमेंट दी जा सकती है। अब लिंचिंग हो गई, चाहे मॉब वायलेंस हो, काऊ विजिलेंट, इसके नाम अलग हैं, लेकिन अल्टीमेट एक्ट क्या हो रहा है? एक्ट तो किसी न किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी न किसी को मारा पीटा जा रहा है। तो ये अपने आप में ये है कि जिसमें जो क्रिमिनल लोग हैं
वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, मतलब परपोर्टेड रीज़न, जो कि ऐसा रीज़न है नहीं, एक रीज़न बना लेते हैं कि ये गाय का ट्रांसफ़र कर रहा था, उसकी स्मगलिंग कर रही थी या स्लोटरिंग कर रहा था, कोई मीट वाला इशू उठ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि दादरी लिंचिंग में कि उसके घर में फ्रिज में मीट मिली थी, तो उस मीट को लेकर वहाँ पे लिंचिंग हो गई। तो इसमें यही बताया कि जजमेंट के बाद में बहुत ही कम किया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, जितने स्टेप लेने की ज़रूरत है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। और स्पेशली इन नदर्न इंडिया में केसेस थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है और उस आइडियोलॉजी के नाम पे लोग इस टाइप के एक्ट कर रहे हैं। और ये क्या दिखाता है, स्टेट में अपने आप में एक स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि पार्टिकुलर रिलीजन या पार्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर मानती है। जैसे मेल स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि मेल अपने आप को सुपीरियर मानता है फीमेल से, उसी तरह पार्टिकुलर रिलीजन भी अपने आप को अगर सुपीरियर माने, दूसरे को इन्फीरियर माने, तो उस स्टीरियोटाइपिंग के कारण ये मॉब लिंचिंग के केसेस ज़्यादा होते हैं। और इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी होती है उनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। अब विजिलेंटिज्म के साथ में और क्या हो रहे हैं, कई जगह आपने देखा कि सोशल और इकोनॉमिक बायकॉट है, तो लोगों को गांव से निकाल दिया जाता है, लोगों को किसी पार्टिकुलर, जैसे पंचायत में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वहाँ पे उसको नहीं बैठने दिया जाता। तमिलनाडु में काफ़ी दिन पहले केस थे कि दलित्स को वहाँ की ग्राम सभा में पार्टिसिपेट को मना कर दिया। बाकी स्टेट में भी इस टाइप के केस होते रहते हैं। तो यहाँ पे है कि मतलब स्टेट को बहुत अच्छे स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बचाया जा सके और उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन न हो। यहाँ पे कोर्ट की राइटर ने बहुत बड़ाई की है कि इस टाइप के ऑर्डर जो दिए एजेंसीज़ को कि 2018 की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। बट इसमें क्या होगा कि सिर्फ कोर्ट के आदेश देने से नहीं होगा, जो सिविल सोसाइटी है, बाकी लोग हैं, उनको जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि मॉब लिंचिंग और इस टाइप के विजिलेंटिज्म को प्रिवेंट किया जा सके और लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। क्योंकि फ्रेटर्निटी इंश्योर करने की जरूरत है। फ्रेटर्निटी क्या होती है, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वहाँ पे भी लिखा है कि एश्योरिंग द फ्रेटर्निटी। इवन हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमें आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना है। यहाँ पे तमिलनाडु का एग्जांपल दिया कि तमिलनाडु में तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा मूवमेंट चले हैं जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की है। और जब भी इस टाइप के केसेस होते हैं, क्योंकि तमिलनाडु अपने आप में एक सेकुलर और रैशनल मूवमेंट चलाया इन्होंने, और जब भी इस टाइप के केस होते हैं सिविल सोसाइटी प्रेशर डालती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पे, अगर ऐसे केस होंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको वोट नहीं दिया जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन को जस्टिस इंश्योर करने के लिए सिविल सोसाइटी को, बाकी लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, पुलिस को, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है और 2018 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये हमारा पहला आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर पे किया भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव का आपको थोड़े बेसिक बताते हैं। ये 1818 में एक बैटल हुई थी। बैटल किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में और पेशवा के बीच में। इसमें ब्रिटिश आर्मी में जो थे मैक्सिमम दलित से, और इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। तो ये अपने आप में ये माना गया कि ये डिफीट किया है पेशवा को, क्योंकि दलित के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अप्रेशन हो रही थी। तो यहाँ पे विक्ट्री पिलर भी इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और अब इसके 2020 में 200 साल पूरे हो गए। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने भी 1929 में यहाँ पे विजिट किया था और उसको माना गया था कि जो पेशवाज के द्वारा ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अगेंस्ट द दलित, उसको भी ये अपने आप में विक्ट्री माना जाता था कि कास्ट बेस्ड ऑपरेशन को ओवरकम किया गया था। तो ये इसका थोड़ा बेसिक था। अब आज के आर्टिकल में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेल ग्रांट किए जो एक्टिविस्ट थे वेर नोन गोंसालेस और दी अरुण फेरिरा। ये अपने आप में बताता है कि ये कितनी अच्छा एक उदाहरण है, चाहे कितना ही स्ट्रिंजेंट एंटी टेररिस्ट लॉ, जैसे हमारा यूपा है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, सेकंड हमने पहले टाडा एक्ट था हमारा, एक फिर पोटा एक्ट था। तो इस टाइप के कितने भी चाहे एंटी टेररिज्म लॉ हों, जो बेल है बेल को मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोला जाता है कि बेल इज ए नो नॉट एन एक्सेप्शन। मतलब बेल तो दी जानी चाहिए इंडिविजुअल को जब तक कि उसका प्रूव ना हो। चाहे प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसके असेसमेंट में हो सकता है कोई वीकनेसेस हो जिसके ऊपर पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट किया। तो यहाँ पे राइटर बहुत ही कमेंडेबल बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया इन एक्टिविस्ट को बेल दे के, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है। यूपा क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में एक्ट लाया था, 2019 में इसको अभी अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट में मेन प्रोविज़न क्या थे कि यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन 2019 में इंडिविजुअल को भी
एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। उसमें फिर एनआईए को बहुत ज़्यादा पावर दी थी कि पहले क्या था कि डीएसपी रैंक का ऑफिसर अरेस्ट करता था, अब सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक भी कर सकते हैं। फिर एनआईए के डायरेक्टर जनरल को पावर है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की इतनी पावर है कि जो भी अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कोई भी कोर्ट उसको, इसमें लिखा भी है इसके सेक्शन 43D में कि अगर कोई भी कोर्ट उसको बेल देगा तो उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए कि जो एक्यूजेशन लगे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कोर्ट उसको फिर बेल दे ही नहीं पाता था। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2019 में, उसमें ही बताया था कि हो सकता है कि जिस टाइम पे उसको बेल देनी हो तब तक पूरा एविडेंस का एनालिसिस न हुआ हो। तो ये कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, हमें ग्राउंड देखना चाहिए कि जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसको बेल दी जा सकती है उसको बेल दी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया अभी इन दोनों को, गोंसाल्विस और दी मिस्टर फेरेरा को, इन्हीं मेरिट्स के ऊपर बेल ग्रांट की है। तो कोर्ट ने क्या किया कि पहले वाली चीज़ों को बिल्कुल ही सेपरेट रखा है कि होता क्या कि अगर ये हो सकता है कि एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस दैट एक्यूज वर पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कोर्ट ने ये बताया कि एक्यूज अगर किसी पार्ट का किसी कॉन्स्पिरेसी या पार्ट है लेकिन उसकी पूरी तरह से एविडेंसेस नहीं है, तो कोर्ट ने इसको लेटर एंड स्पिरिट में मेंशन किया है कि ये डायरेक्ट नहीं था। पहली बात तो ये कोई थर्ड पार्टी के द्वारा इसको फाइल किया गया था और जो भी एविडेंसेस थे वो वहाँ से रिकवर नहीं हुए जिनके ऊपर इनको अरेस्ट किया गया था। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी सेमिनार में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उससे ये थोड़े हो जाएगा कि आप एक कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो और उसके नाम पे आपको यूपा के अंडर बेल न दी जाए और उसके नाम पे उनको चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। और ये पहली बार हुआ कि जो भीमा कोरेगांव वायलेंस में जो लोग थे, जो भी एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, उनको अरेस्ट किया गया था कि वो मायोस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। मायोस्ट कॉन्स्पिरेसी क्या है? जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारे ईस्टर्न स्टेट में, वहाँ पे मायोस्ट का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो उसी पे ये हुआ कि पहली बार हुआ है कि इन लोगों को अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने बताया कि जो एक्यूजेशन है, जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सच नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, तो उसके ऊपर इनकी बेल को न रोका जाए। और इसमें जो लॉयर था पहले सुधा भारद्वाज, उनको रिलीज़ किया गया था डिफ़ॉल्ट बेल के नाम पे। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है कि पार्टिकुलर पर्सन अगर उसके ऊपर एक्यूजेशन लगे हैं और वो प्रूव नहीं हुए तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जो चार्जशीट फाइल होने से पहले उनकी बेल की एप्लीकेशन वहाँ पे चली गई थी। और दूसरे जो थे तेलुगु पोइट वानावरा राव, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल गई थी। अब जो राइटर और स्कॉलर की बात करें, आनंद तेलतुम्बडे, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीज़ किया था इस बात पे कि ये प्रज्यूम नहीं किया जा सकता कि जो भी एक्यूज़ड है या को एक्यूज़ है वो फंडिंग ले रहा था किसी और से। और थोड़े दिन पहले आपने इसके बारे में सुना होगा कि फादर स्टान स्वामी, जिनकी डेथ ही हो गई थी जेल में, और इवन इनको तो वहाँ पे पानी भी पीने को अलाउ नहीं किया था क्योंकि ये एक डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे जिसके कारण इनके हाथ बहुत ज़्यादा हिलते थे। लेकिन उसके टाइम इनको स्ट्रॉ भी नहीं दी गई। तो काफ़ी मतलब इनसेंसिटिव एटीट्यूड दिखा है इसमें जो भी वहाँ पे ऑफिसर उनका। और अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है इसमें 2 जज बेंच थी, उन्होंने बताया कि जो विटनेस की स्टेटमेंट लेटर है ये एनआईए के स्टेटमेंट पे है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्लेम किया था कि ये दोनों कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे और इनके ऊपर एक्ट लगा था कि ये रिक्रूट कर रहे थे, मतलब भर्ती कर रहे थे टेररिस्ट एक्टिविटी कैरी करने के लिए। तो कोर्ट ने यही बताया कि काफ़ी मतलब वीक प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, क्वालिटी है, मतलब इसमें कोई बड़ा सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पे सरप्राइज़ होने की बात नहीं है कि जितने भी केस हो रहे हैं उनको जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर में लाने की ज़रूरत है। और काफ़ी रिपोर्ट ऐसी हैं जिसमें परपोर्टेड एविडेंस, मतलब एविडेंस को सिर्फ बनाया गया है, जो रिमोटली प्लांट किए गए। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा राइटर की, इनके कंप्यूटर के ऊपर चीज़ें ज़बरदस्ती डाली गई हैं और उसके बाद में उनको इस केस में फंसाया गया था। तो यहाँ पे यही है कि अल्टीमेट की बेल जो देनी चाहिए, बेल इज़ एन नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। तो बहुत ही अच्छा काम किया कोर्ट ने इनको बेल दे के। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिलेवेंस ऑफ द ह्यूमैनिटीज़, और ये हमारे जीएस पेपर 4 और ऐसे मतलब आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी करना, लिबरल आर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, ये अपने आप में बताता है कि कैसे हमारा वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे हमारे बिलीफ स्ट्रॉन्ग होंगे, कैसे हमारे आइडियाज़ स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जितने आर्टिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है।
और आज के दिन में देखो तो एज ऑफ न्यू लिबरलिज्म है। न्यू लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म का ही एक एडवांस फॉर्म है, जहाँ पे मार्केट फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मार्केट ही सब कुछ है, मार्केट ही डिसाइड कर रही है, सब कुछ इकोनॉमी डिसाइड कर रही है। वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है, आर्ट है, लिटरेचर है, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो आज के दिन सोशल और पॉलिटिकल मैग्नीट्यूड चल रहा है उनके अगेंस्ट में लड़ना। का आपने देखा कि कितने आर्टिस्ट को, कितने फिलोसफर को उनके देश से बाहर भगा दिया जाता है, उनको देश में रहना नहीं दिया जाता। ये हमारी डेमोक्रेसी में मतलब आज के दिन देखा जाए तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, तो ये उसके अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है। तो ये अपने आप में है कि अगर अच्छी आर्ट होगी, अच्छी कल्चर होगा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट द इग्नोरेंस, जो कि आप अनजान वाली बात होगी, दुश्मनी वाली बात होगी, एक दूसरे के कारण बदले की भावना होगी, तो उसके अगेंस्ट में ये एक अच्छा स्टेप है कि आर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और आर्ट के बारे में ये बताया कि आर्ट न सिर्फ हमारी विचार और एक्शन को बहुत ज़्यादा इनरिच करता है, प्योरीफाई करता है, बट हमने एक इस टाइप की कमिटमेंट अपने आप में लानी है, जिससे क्या होगा कि जो एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस क्या होता है? एक होता है थीसिस और एक होता है एंटीथेसिस। थीसिस में किसी ने बताया कि भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन एंटीथेसिस में दूसरे ने बताया कि नहीं, भगवान बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता। बाद में कहीं कंक्लूजन निकलेगा तो आएगा कि हाँ, भगवान कुछ चीज़ें जानता है, कुछ नहीं जानता। उसी तरह कोई नेक्स्ट डिबेट आप देख लो कि यूथानेशिया पे आप अगर डिबेट करोगे कि एक आदमी बोला यूथानेशिया ठीक है, दूसरा बोला गलत है, फिर लास्ट में कंक्लूजन आएगा कि इसको एज ए कंडीशनल आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरह जब भी एंटीथेसिस होती है, किसी चीज़ का आर्गुमेंट आता है, तो वो अपने आप में ये है कि पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रही है, तो उसको पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए एंटीथेसिस बहुत ही ज़रूरत है। और ये हमारी उम्मीद और एक खुद के सपने हैं। ये एक राइटर अपने आप में कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में कितने ज़्यादा पोइट्स थे, कितनी ज़्यादा आर्ट थी, कितना ज़्यादा फ़िलोसफी को हमने प्रमोट किया है। और जो आप देख सकते हो कि जितने भी पावरफुल लोग हैं उनके अगेंस्ट में अगर वॉइसेस उठानी है आर्ट के द्वारा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आज के दिन जितने भी सोशल और पॉलिटिकल इंक्वायरी के अगेंस्ट में अगर आर्ट की बात करते हैं, तो अपने आप में एक स्ट्रगल की बात करते हैं। यहाँ एक राइटर ने अपना एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, वेक्लव हैवेल ने। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में लिखा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूथलेस इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, फैनेटिज्म मतलब रिलीजन के नाम पे चीज़ें बढ़ रही हैं, ट्राइबलिज्म, ये आपस में ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक दूसरे से लड़ रही हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ सर्वाइवल है कितना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे आर्ट का क्या रोल होगा। दूसरे राइटर जॉन स्टीमबैक ने अपनी नॉवल में बताया था कि वेर एवर देर इज ए कोप बीटिंग अ गाई, मतलब अगर कोई पुलिस वाला किसी आदमी को पीटता है या आपस में कोई लोगों में लड़ाई हो रही है, तो आप उसमें हमेशा आर्ट को देखिए और वो चीज़ें शांत हो जाएंगी। यहीं पे जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड, जिसकी हत्या कर दी गई थी यूएस में, और दूसरा फार्मर्स की एजिटेशन की बात कर लो दिल्ली बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जितने भी लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे राइटर यही कह रहा है कि आप अगर आर्ट और फिलोसफी फोकस करते थे, चीज़ें नहीं होती। और जितने भी अनसर्टेनिटीज सोसाइटी में हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड जो आज के दिन रियलिटी। क्योंकि रियलिटी में पॉलिटिकल रिटोरिक होते हैं, बाकी चीज़ों में फोकस किया जाता है, आर्ट को डिग्रेड कर दिया गया। यहाँ पे एक और राइटर है पीटर विश, उसने बताया कि एंटीथेसिस जो है ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के खिलाफ में बोलना, ये अपने आप में एक सिम्बायोटिक कनेक्शन है पॉलिटिकल अपोजिशन और लिबरल आर्ट में। मतलब लिबरल आर्ट को ही प्रमोट किया जाए, उसके अपोजिशन को ही प्रमोट किया जाए, तभी तो एक अच्छा सिंथेसिस बनेगा ना। अब इसमें लेनिन का एग्जांपल दिया है कि लेनिन जो कि दादाच एक था जो रिच में, उससे मिले थे, और उनकी एक विज़न था कि वो टोटलिटेरिज्म, उस टाइम पे टोटलिटेरिज्म रिजिम बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भी आर्ट का इस्तेमाल किया गया था। और जितने भी रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, सोशल एग्जिस्टेंस हुए हैं उसमें, और जो सिंथेसिस है वो इसी चीज़ में है कि कल्चरल स्पेस है, उसको अलग से, मतलब कल्चर को इवोल्व होने के लिए अलग से स्पेस चाहिए, न कि हम एक ही चीज़ को मोनोलिथिक, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ की मोनोपोली न बनाएं कि यही रिलीजन चलेगा, यही इथनिसिटी, यही आइडेंटिटी, यही आर्यन रेस चलेगी। जैसे हिटलर के टाइम आपने देखा कि आर्यन रेस को सुपीरियर रेस बता के बाकी रेसिस का, जैसे ज्यूज के ऊपर कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और आज के दिन आप देखो कि जितना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का एक प्रोग्रेस हो रही है, जिसमें कि लेफ़्ट के जो विचार हैं उनको दबाया जा रहा है और राइट के विचारों को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया कि जितना भी
आर्ट है और जो भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो वो आपके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को शेप करके एक अच्छा वर्ल्ड बनाएगी अगर लेफ़्ट और राइट दोनों के विचारों को आप कोहेरेंस में लाओगे और एंटीथेसिस करके सिंथेसिस करोगे तो। और ये रेजन डे स्टेट में भी बताएगी, जो लिबरल आर्ट की स्टडी है उससे पीस आती है, कम्युनल हार्मनी आती है। ये हमारे एक बहुत ही फेमस राइटर स्टीफन डेडालुश ने बताया था अपनी एक बुक में। उसने ये किया था कि जो आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी है ना, क्योंकि लिबर्टी की आइडियोलॉजी कहाँ से आती है, लिबरलिज्म से आती है, बट वो कहाँ पे अभी हो गई, वो नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा हो गई, लैंग्वेज के नाम पे हो गई, रिलीजन के नाम पे हो गई। मतलब पार्टिकुलर नेशनलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, आर्ट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। सेम किसी अगर एक लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल इंडिया में बात करोगे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में तो मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों, यूनेस्को ने खुद ही बोला है कि काफ़ी ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। वो क्यों हुई, क्योंकि पार्टिकुलर लैंग्वेज को आप प्रमोट करो। सेम रिलीजन की बात करो, पहले क्रिश्चियन कितना डोमिनेट था, अब किसी और रिलीजन की बात करेंगे और किसी और रिलीजन की बात करेंगे तो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड होगा और उससे क्या होगा, दूसरे रिलीजन को सप्रेस किया जाएगा। तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट ये बताया कि वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर में है, मतलब वो भरोसा ही नहीं कर सकते कि ये न माने कि यही मेरा घर है, ये मेरा फादरलैंड है, मेरा चर्च है। उनको चीज़ों को इस तरह देखना पड़ेगा कि पूरी कायनात ही, पूरी दुनिया ही उनकी है। और आज के दिन आप देखोगे कि जो फ्री स्पीच, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा है फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में, तो अगर उसको दबाया जाएगा स्टेट के द्वारा, अगर यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे इनडायरेक्टली राइटर ने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर फोकस किया कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में उनको फ्री स्पीच नहीं दिया जाएगा और उनको अगर सप्रेस किया जाएगा तो ये फ्री स्पीच और अपने आप में एक वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट हो गया। तो यहाँ पे वही कह रही कि ज़रूरत है एक अल्टरनेटिव की, ताकि हम फिलोसफी की तरफ रिटर्न करें और जितने भी हमने गलतियाँ की हैं उनको एक्सेप्ट करें। क्यों हुई है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म, जहाँ पे मार्केट को हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया और हमारी जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है। डेमोक्रेसी लोगों की डिग्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें इंश्योर करती हैं। महात्मा गांधी ने डेमोक्रेसी पर बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो लास्ट मैन लाइन में खड़ा है अगर वो इक्वल जस्टिस ले रहा है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो राइटर यहाँ फोकस करा कि हमें लिबरल आर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लिबरल आर्ट से क्या होगा, जब भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लिबरल आर्ट पे फोकस किया जाएगा तो उससे हमारा क्या होगा कि जो स्टेट है उसको इंटरवेंशन कम होगा, जो फंडिंग है वो बाहर से आएगी। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया विश्व भारती का, जो कि शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और सेम एग्जांपल साबरमती आश्रम का दिया गया, जो महात्मा गांधी ने इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे क्या था कि अभी ये चीज़ें राइट विंग एक्टिविस्ट के अंडर में आ रही हैं, मतलब उनके द्वारा इनको सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे फ्री थॉट को प्रमोट नहीं होने दिया जा रहा। उससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स आर नॉट टू फाइट बट दीज आर द प्लेस ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज। तो यही कह रहा है कि जहाँ पे माइंड बिना डर के चीज़ें सीखता था, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं थी, अपने आप में क्रिएटिविटी थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थी लोगों को, उन चीज़ों को सप्रेस किया जा रहा है और जिससे यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म को प्रमोट नहीं होने दिया जा रहा। दूसरा कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जिसमें थर्ड रिक, जिसमें जितने भी सेंटर ऑफ लर्निंग थे, आपने वर्ल्ड वॉर के टाइम देखे होंगे, हिटलर ने जब अपने नेशनलिज्म की पॉलिसी की तो जितने राइटर थे वो वहाँ से भाग के दूसरी जगह चले गए। जैसे हना आरेंट का आप सुनोगे कि वो यूएसए में चलेगी, वहाँ पे जाके उसने अगेंस्ट द टोटलिटेरिज्म और ट्राइबलिज्म के अगेंस्ट में लिखा। उसने कैसे एक्सप्लेन किया कि डिक्टेटर के द्वारा कैसे ज्यूज कम्युनिटी को सप्रेस किया जा रहा है। तो उसी तरह ये पूरी कम्युनिटी को ही वहाँ से भागना पड़ा, और यही कम्युनिटी थी जिन्होंने अपने लिटरेरी फिगर्स और बाकी चीज़ों के द्वारा और म्यूजिक के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया कि कितने ये हो रही है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे थे ताकि जो सुपरमेसी ऑफ द ह्यूमनिज्म टू प्रोटेक्ट द जर्मनी, मतलब इन्हीं लोगों ने ह्यूमनिज्म, जो ह्यूमन को सेंटर में रखा ताकि जर्मनी को प्रोटेक्ट किया जाए। आज के दिन आप देखो जर्मनी कितना अपने आप में एक अच्छा कंट्री हो गया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने ये गलतियाँ की हैं। तो जितना पॉलिटिकल रेडिकलिज्म चल रहा है उन चीज़ों को उस टाइम पे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्होंने आर्ट को फोकस किया था अगेंस्ट द लस्ट ऑफ पावर, जेनोफोबिया, मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ में काम कर रही थी, उन चीज़ों को हटा के आर्ट ने इसको और पावर करने की कोशिश की थी। और जब भी इरेशनल थिंकिंग होती है, इरेशनल थिंकिंग कब आती है, ये तब आती है जब हमारी विजडम ठीक से काम नहीं करती, हम ज़्यादा नैरो चीज़ों में फोकस करते हैं। और इसको बैलेंस करने के हमें लिटरेचर पे, फिलोसफी पे, थियोलॉजी पे, इन पे फोकस करना पड़ेगा।
यहाँ पे एक और इनके म्यूजिक का एग्जांपल दिया बॉब डायलन और डायरा स्ट्रेट्स ने, कि कैसे कई बार म्यूजिक अपने आप में एक आंदोलन की चिंगारी बन जाती है। जैसे पेरिस का एग्जांपल दिया इसने, यहाँ पे बर्लिन का एग्जांपल दिया है, सेम चेकोस्लोवाकिया का एग्जांपल दिया है। और इससे क्या होगी, काफ़ी लोग इंस्पायर हुए, और आज के दिन आप देखोगे कि म्यूजिक के कारण हमारा कल्चर, मतलब पॉलिटिकल टेरेन और कितनी चीज़ें और अच्छी होती जा रही हैं। और ये इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो एजुकेशन है कल्चर में, फिलोसफी में, आर्ट में, उसके पास बहुत ही पोटेंशियल है कि वो ह्यूमैनिस्ट सोसाइटी को अपने आप में एक गोल प्रोवाइड करेगी। और रीबर्थ ऑफ नेशनलिज्म, जो नैरो नेशनलिज्म है, टेक्नोलॉजी है, या वल्गरिटी ऑफ द कॉमर्स है, जितना पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, देख लो कितनी इनइक्वालिटी हो रही है। मीडिया के बारे में आप देख लो, यूनिवर्सिटीज़ को सप्रेस किया जा रहा है। उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए यही है कि लोगों को लिबरल आर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए और उसको बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि आर्ट अपने आप में एक लोगों में प्यार पैदा करेगी। स्टूडेंट आपस में आएंगे, वो सारे डिवीज़न भूल जाएंगे, चाहे क्लास के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, रिलीजन के नाम पे हो। जैसे पहले आर्टिकल में हमने पढ़ा ना विजिलेंटे, वो इसलिए हो रहा है कि इनटॉलरेंस हो रहा है, हमने आर्ट को पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बन रहा है कि जितने भी हमारे एकेडमिक स्कॉलरशिप हैं उनको, मतलब उनके लिए अपने आप में एक चैलेंज है कि कैसे वो कॉरपोरेट के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं, कैसे मीडिया के अगेंस्ट में, कैसे स्टेट में। क्योंकि जब स्टेट का भी बहुत ज़्यादा विजिलेंस हो जाएगा, मीडिया भी उन चीज़ों को पोर्ट्रेट करेगी, कॉरपोरेट हाउसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर आर्ट और लिटरेचर कैसे फ्लोरिश होगा। तो उसी के ऊपर है कि जितने भी सोशल और हिस्टोरिकल सिचुएशन है उनको एग्जामिन करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली स्ट्रगल करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर जनरेशन एक अच्छी तरह चेरिश हो और हमारी जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा एक सोशल जस्टिस और फ्रीडम ऑफ द इंक्वायरी, क्योंकि साइंटिफिक इंक्वायरी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आप ऐसे में डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्या महत्व है आर्ट, लिटरेचर और फिलोसफी का। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।